हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के एक विज्ञान का बहुत ही अच्छा वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वायरल मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आप सभी को सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ जितने भी लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न हैं, मैं सबका एक एक करके अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका ऐसा ही जो है पेपर मिलेगा, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिख देना है, उसके बाद आप लोग नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखने के बाद इसका निर्देश जो भी है अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद हल करना चालू करेंगे। लिखा है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश हमारा दिया है 8 का 8। इसमें ध्यान से देखना है। जो हमारा पेपर है 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में बटा हुआ है। ठीक है, खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। देखिए, तीसरा निर्देश कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर देना है। और साथ ही साथ ध्यान यह भी देना है कि एक बार यदि हम उत्तर लिख देते हैं तो उसे काटेंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं अथवा इरेजर नहीं करेंगे। अब चौथा निर्देश कह रहा है कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सब एक एक अंक के हैं, यानी एक अंक सबके लिए निर्धारित है। पांचवा है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी लिखने वाले प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक हैं, यानी अंक जो है उसके सामने ही दे दिया गया है, हमको पता भी चल जाएगा कौन कितने का है। 7 नंबर निर्देश है कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। और उसके बाद लास्ट वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इतना करने के बाद अब अपना हम खंड अ को हल करते हैं। खंड अ हमारा क्या है, तो खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग ए, इसे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु कहाँ पे रखना होगा? तो वस्तु के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखना होगा, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, बताना है कि किस प्रकार का है। दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल तथा लेंस जो है उत्तल है, या चौथा ऑप्शन कर रहा है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही अवतल है, यानी कि अवतल दर्पण लेंगे तब भी उसकी दूरियां जो होगी फोकस दूरी माइनस में होगी, और जब लेंस लेंगे तब भी उसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, यानी कि दोनों ही अवतल है। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
उसे दृष्टि पटल कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1 या 1:4 या 4:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1:4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? भाई बहुत कम होता है, बहुत परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक होता है या निरंतर होता है। तो देखिए लघु परिपथ, यदि परिपथ का मान जो है छोटा रखा जाए तो रखेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा जो होता है तो उस स्थिति में बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मीटर। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उपभाग 2 पढ़ते हैं, इसमें पूछा है कि एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है? तो उपधातु है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि PbNO3 का ट्वाइस होता है, PbNO3 का ट्वाइस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6, C2H4 या CH4 या C3H3। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो C2H4 को बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि प्रोपनाल का क्रियात्मक समूह है। प्रोपनाल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि CHO। क्या हो जाएगा? अनुलग्न के रूप में ये हो जाएगा CHO। तो प्रोपनाल का क्रियात्मक समूह CHO होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 11 का पहला आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या हम लोग 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा 12 है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा एथनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथनोइक अम्ल, यानी कि राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो किसी भी तत्व के ऑक्साइड का सूत्र क्या, देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MO। क्या हो जाएगा? MO। अब उपभाग हम 3 को पढ़ते हैं कि वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या पाचन। तो देखिए वृक्कों का कार्य क्या होता है? तो वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन का, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में या इन सभी पर। तो पत्तियों पर कलियां किस में विकसित होती है? तो ब्रायोफिल्म में होती है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक है। अनुवांशिक विज्ञान के जनक किनको मानते हैं? H.J. मूलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या G.D. वाटसन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं इनके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में या कबूतर में। तो देखिए मुकुलन द्वारा
प्रजनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 पढ़ते हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, यानी मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया था? मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल पे? तो देखिए मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? तो इसका राइट हो जाएगा उद्यान मटर पर। किस पे? उद्यान मटर पे। प्रश्न संख्या 20 पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो देखिए अंडाशय भी जो है मादा जनन तंत्र में होता है, गर्भाशय भी मादाओं में होता है, डिंब वाहिनी भी, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये पुरुषों में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम खंड ब को पढ़ते हैं। खंड ब हमारा जो है वर्णात्मक प्रश्न है। उपभाग ए, इसमें पढ़ेंगे वर्णात्मक प्रश्न का पहला कि किरण आरेख द्वारा उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। हमको 2-2-4 नंबर मिलेगा। पहले का उत्तर क्या लिखा है? पहले प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यदि हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसके लिए हमको करना है। तो देखिए ये हमारा जो है कॉपी है, इस पे हमको अच्छे तरीके से अपने रोल नंबर भर लेना है, विषय भर लेंगे, प्रश्न पत्र भर लेंगे और यहाँ से जो है अपना पेपर का संकेतांक, दिन वगैरह सब भर करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमको करना क्या है, तो अब हम लोग लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड ब, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब पहला है कि वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति हमको कहाँ बताना है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होनी चाहिए। चलिए ये हमारा दर्पण है, क्या है? इस तरह से हम लोग किरण आरेख खींच देंगे या यहाँ हमको वस्तु को रखना है कहाँ? तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यही बताना था। तो देखिए जब भी हम यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो ये प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूरी पे बनेगा। कितना दूर पर बनेगा? यानी साइड में बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक होगी, उल्टा होगी। देखिए वस्तु के सीधा ये उल्टा होगी और वस्तु से बड़ा बनेगी। वस्तु से क्या हो जाएगी? बड़ा बनेगी। अब बी नंबर करते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच जब हम रखेंगे तब कहाँ बनेगी? तो देखिए ये हमारा है इसका आरेख। जब हम इस ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ये फोकस दूरी है और ये ध्रुव है, इसके बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब सीधा तो बन रहा है, वस्तु से बड़ा भी बना है, लेकिन दर्पण के जब ये पीछा बना है तो ये क्या हो जाएगा? आभासी बनेगा। क्या हो जाएगा? आभासी बनेगा। तो यही इसको लिख देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा कि वस्तु की स्थिति जब ध्रुव और फोकस के बीच में होगी तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? तो दर्पण के पीछे बनेगी, आभासी बनेगी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगी। यानी कि इसका राइट आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ तक आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 2 हम पढ़ते हैं कि 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग हल कैसे करेंगे? बिंब की लंबाई h बराबर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न से ही हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आगे क्या दिया है? तो आगे दिया है फोकस दूरी हम कैसे निकालते हैं? f बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2 कर देंगे तो फोकस दूरी f हमारा कितना निकल जाएगा? देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या थी तो यहाँ 30 लिख देंगे, 30 बटा में 2 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ ध्यान देना है कि 15 जो है हमारा पॉजिटिव है, यानी कि हमारा जो दर्पण होगा वो कैसा हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब हम आगे करेंगे क्या कि बिंब की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर।
क्या लिख देंगे, -20 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे दर्पण के सूत्र के अनुसार। दर्पण के सूत्र क्या होता है, तो 1/F इजिकल टू 1/V प्लस 1/U, यानी कि हम F का मान रख देंगे, यहाँ से हल कर देंगे। 1/F का जो ये मान 15 निकला है, यहाँ से ला करके रख देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 1/V के जगह भी, प्लस के जगह पर प्लस लिखेंगे, और ये जब माइनस होगा ना तो यहाँ पर फिर ये आ जाएगा माइनस का चिन्ह बन जाएगा 1/20। अब इसे हल करेंगे तो हमारा भी का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, जब भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो भी का जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब प्रतिबिंब का हमें क्या बताना है, तो साइज बताना है कि प्रतिबिंब का क्या साइज होता है। तो वहीं आवर्धन m वाला सूत्र लगा देंगे, H' ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, तो -V/U के। इसके बाद H' कर देंगे तो H का मान हमारा क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस का ये चिन्ह लग जाएगा, ये वाला भी का मान जो है यहाँ से आपको रख देना है, ये वाला 8.58 वाला रख देंगे। उसके बाद U का जो मान दिया था -20 रख दीजिएगा। उसके बाद H' का जब गणना कर लेंगे तो इसका एक्यूरेट माना जाएगा 2.145 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी और सीधा होगी। क्या होगी, आभासी होगी और सीधा होगी। तो यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल 2 वाला हो जाएगा। अब 3 नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 10 जूल 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, जो दिया है उसको लिखते हैं। प्रतिरोध कितना दिया था, तो प्रतिरोध हमारा जो दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ प्रतिरोध दिया है 4 ओम, तो हम प्रतिरोध R बराबर लिख देंगे कितना, तो 4 ओम। ऊष्मा H बराबर कितना है, तो 100 जूल प्रति सेकेंड है, तो यानी कि प्रति सेकेंड 100 जूल लिख देंगे। अब समय कितना लगा है, तो प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी समय हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा। हमको निकालना है विभवांतर। क्या निकालना है, विभवांतर। यहाँ से हम फॉर्मूला होता है H इजिकल टू I² इंटू RT। अब हमको यहाँ से जो दिया है, देखिए H दिया है, ठीक, R भी दिया है, उसके बाद T समय भी दिया है। यहाँ से I हम लोग फाउंड कर सकते हैं, कैसे, तो H अंडर रूट में H/RT हो जाएगा। अब I इजिकल टू H की जगह पर 100 रख देंगे। उसके बाद R के जगह पर 4 ओम जो दिया था वो रख देंगे, और समय 1 सेकेंड है वो कटा देंगे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, और I का मान आ जाएगा 5 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ओम का नियम लगा देंगे, V इजिकल टू I इंटू R, और V इजिकल टू हो जाएगा 5 के जगह पर रख देंगे, I के जगह पर 5 और R के जगह पर 4 रख देंगे, तो V बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 20 वोल्ट। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल ये भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में जा करके साफ सुथरे तरीके से न्यूमेरिकल भी कर दीजिएगा ताकि नंबर न कटे। अब हमारा क्वेश्चन संख्या 4 क्या है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसो का क्या कार्य है, अथवा करके ये बताना है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त बलों का क्या महत्व है, किसी एक को हमको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो 4 हमारा क्या है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग देंगे। उसके बाद कार्य विधि, उसके बाद ये ब्रूसो का कार्य का जो महत्व है। ये देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत सबसे पहले लिखते कैसे हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो इसमें लिखेंगे कि जनित्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी चालक में प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब इससे संबंधित चुंबकीय रेखाओं में परिवर्तन होता है। उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा फ्लेम के दाएं हाथ के नियम के
अनुसार होती है। क्या होती है? दाएं के फ्लेमिंग हाथ के नियम के अनुसार होती है। अब कार्य विधि कर देंगे। देखिए ऐसे ही हमको चित्र विद्युत जनित्र का जो है चित्र अच्छे तरीके से बना लेना है, बना करके प्रैक्टिस करके ही जाना है एग्जाम में। अब कार्य विधि क्या है? जब कुंडली को चुंबक के ध्रुवों एन और एस यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच वामावर्त घुमाया जाता है, तब ए बी के नीचे सी डी ऊपर की दिशा में जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है ए बी और सी डी। ठीक है, ऊपर की दिशा में जाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट ए बी चुंबकीय रेखाओं को सी डी ऊपर दक्षिणी ध्रुव के निकट रेखाओं को काटती है। इससे ए बी और सी डी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो ये कार्य विधि है कि ऐसे ही विद्युत जनित्र हमारा कार्य करता है। अब ब्रूसो का क्या कार्य है? तो ब्रूसो का कार्य हम लोग लिखेंगे कि B1 तथा B2, इसमें आपको दर्शाया भी गया है। B1 तथा B2 ध्यान से देख लीजिएगा। B2 से विद्युत धारा को लोड तक ले जाया जाता है। चित्र में इसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है जो विद्युत धारा को मापता है। तो इस प्रकार से ब्रूसो का कार्य लिख देंगे। सबसे पहले विद्युत धारा का सिद्धांत, कार्य विधि और ब्रूसो का इसमें क्या कार्य है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद करके जाना है। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, यानी कि मेथनॉल का, प्रोपाइन का, पेंटोनोन 3 का या ब्यूटेनोन 2 का। ठीक है, सबके लिए हमें एक 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 अंक मिलेंगे। यहाँ से 4 नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। तब मेथनॉल का संरचना सूत्र क्या है? तो हमको अच्छे तरीके से इस विषय वस्तु को जान करके जाना है और अच्छे तरीके से लिखना है। तब मेथनॉल का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? तो देखिए CH2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2O। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रोपाइन का, तो CH3 सिंगल बांड C और डबल बांड CH होता है। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे पेंटोनोन 3 का, तो CH5H10O हो जाएगा। उसके बाद अब ब्यूटेनेन 2 का लिखेंगे, तो CH3 सिंगल बांड CO, फिर सिंगल बांड CH2, फिर सिंगल बांड CH3 होता है। तो इस तरह से सबका संरचना सूत्र लिख देंगे तो हमको 4 नंबर यहाँ से अच्छा से गेन हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 को पढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर 5 बोल रहे हैं 6, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब 6 क्या है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। इसके लिए हमें 2 और 2 4 नंबर मिलने हैं। करना क्या है? तत्वों के नाम बता देना है। दूसरा, आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताना है। चलिए परमाणु क्रमांक 12 पर क्या आता है? तो हम लोग अच्छे तरीके से लिख देंगे कि परमाणु क्रमांक 12 पर आने वाला क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। उसके बाद यह किस समूह में रखा गया है? तो इसको समूह संख्या 2 में रखा गया है। और मैग्नीशियम का आवर्त किस आवर्त में रखते हैं? तो आवर्त 3 में रखते हैं। किस में? तो आवर्त 3 में। यहाँ आवर्त 3 हो जाएगा। उसके बाद अब परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा है? तो क्लोरीन। कौन सा है? तो क्लोरीन है। और समूह क्या है इसका? तो 17वां समूह है। आवर्त किस में रखते हैं? तो इसको आवर्त संख्या 3 में रखते हैं। उसके बाद 18 नंबर पर आ जाएगा आर्गन। क्या आएगा? आर्गन। 18 नंबर पूछा है कि 18 नंबर पर आने वाला तत्व क्या है? तो आर्गन है। समूह इसका 18 है और आवर्त संख्या 3 में रखते हैं। 20 नंबर पर क्या है? तो कैल्शियम है और समूह संख्या 2 है और आवर्त इसका क्या है? तो 4 है। इस तरह से लिख देंगे। हमको पूरे के पूरे कितने नंबर? 4 नंबर यहाँ से अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। किसको? 7 को। 7 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके लिए हमें 3 3 6 नंबर मिल जाएंगे। अथवा करके निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसके लिए 2 2 4 और 2 6 नंबर मिल जाएंगे। किसी एक सेक्शन को करना है तो देखिए रासायनिक समीकरण वाला हम अगले ही वीडियो में बता देंगे। तब तक यहाँ टिप्पणी वाला करते हैं। ठीक है, फिर हम इनको एक एक करके बताएंगे। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 को एकदम बिल्कुल कॉपी अच्छी तरीके से लिखी होनी चाहिए। देख भी पा रहे हैं कितने अच्छे से मैंने लिखा है। पहला क्या है? किस पे हमको
अभिक्रिया टिप्पणी लिखना है तो हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। तो देखिए दहन अभिक्रिया पर हम लोग लिखेंगे टिप्पणी। सबसे पहले दहन एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है। दहन अभिक्रिया क्या है भाई? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है तो ईंधन हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा भी और प्रकाश दोनों उत्पादन करती है, जिसके परिणाम लौ होती है, जिसका परिणाम लौ होती है। दहन की प्रक्रिया से गुजरने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहा जाता है, यानी कि दहनशील कहा जाता है। यहाँ तक लिख देंगे, मिल जाएगा। अब प्रश्न दूसरा है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ क्या है तो देखिए सोडियम लिया गया है और यहाँ जल, सोडियम और जल का क्रिया करा करके क्या बनाया गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया गया है और साथ में यहाँ क्या हो गया है तो ऑक्सीजन जो है निकला है। अब समझिए कि इसमें प्रतिस्थापन किसका हुआ है तो ध्यान दीजिए Na जो है यहाँ OH के साथ चला गया है और H2 है, इधर H निकल गया है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्या हाइड्रोजनीकरण। चलिए 30 का क्या है हाइड्रोजनीकरण पर अब टिप्पणी लिखना है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है भाई, अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एक अभिक्रिया भी दे दिया गया है CH4 + 2O2 एरो का 3। ठीक है, उसके बाद देखिए CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजनीकरण के बारे में अच्छे से लिख करके आ जाना है। अब हम लोग प्रश्न संख्या देखिए उपभाग 3 पे पहुंच गए हैं। यहाँ से बायोलॉजी वाला है। अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अनाक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। कोई दो अंतर लिखना है। हमको यहाँ से मार्क कितने मिल जाएंगे तो एक आधा मार्क और आधा मार्क, पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। चलिए जी प्रश्न संख्या 8 को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 8 का पहला है कि आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर, डिफरेंट बताना है। ठीक है, क्या है आक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। पहला यहाँ लिख देंगे अंतर। दूसरा क्या है आक्षी श्वसन में क्रिया के परिणाम स्वरूप अंत में CO2 जल तथा उष्मीय ऊर्जा बनती है, जबकि अनाक्षी श्वसन में क्रिया के फलस्वरूप अंत में CO2 तथा लैक्टिक अम्ल बनता है। ये दो अंतर लिख देंगे आक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन में, आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। अब चलिए अगला हमारा क्या है 8वीं हमारा क्या कहा था कि लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखिए। भाई लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर लिखना है। लिखेंगे कि लसिका तथा रुधिर में अंतर, क्या लसिका रंगहीन संयोजी ऊतक होती है, जबकि रुधिर का जो रंग है लाल संयोजी ऊतक है, यानी रुधिर का जो रंग है लाल होता है, जबकि लसिका जो क्या है जी तो रंगहीन है। चलिए दूसरा का अंतर लिखेंगे कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती है, जबकि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं होती है। दो हो गया अंतर। अब प्रश्न संख्या 8 का जो C है इसका हम लोग उत्तर देंगे। कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके लिए हमको 1 नंबर मिलेंगे। देखिए अब 8 का C लिखेंगे कि जब किसी पादप का पुनरुद्ध भवन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य कायिक भाग मूल स्तंभ पर्ण से होता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। यहाँ तक लिख देंगे, हमको पूरे के पूरे कितने 1 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए
अब हमको बताना है कि हृदय का कार्य क्या है। आपको यहाँ से भी 1 नंबर मिल जाएंगे। 8 के हम लोग डी लिखेंगे, तो देखिए 8 का डी आप लोग बनाइएगा और लिख दीजिएगा हृदय का कार्य। हृदय का कार्य क्या है, तो मानव हृदय का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में रक्त पंप करना ही है। रक्त को पंपिंग करना जो है हृदय का प्रमुख कार्य है। रक्त मानव हृदय सहित शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अन्य घटकों को पहुंचाता है। हृदय यह भी सुनिश्चित करता है कि शरीर में पर्याप्त रक्तचाप बना रहे। तो इतना लिख देंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं। 9 क्या है, रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। रसायन संश्लेषण का नाम बताना है कि क्या होता है। हेडिंग बनाइएगा, रसायन संश्लेषण लिखेंगे कि रसायन विज्ञान में उद्देश्य पूर्वक एक या क्रम से कई रासायनिक अभिक्रियाएं कराकर एक या अनेक उत्पाद बनाने की क्रिया जो है रसायन संश्लेषण कहते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। यहाँ तक लिख दीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। पाचन एंजाइमों के क्या कार्य है, ठीक है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 चलिए लिखेंगे पाचक एंजाइमों के कार्य। चलिए लिखेंगे पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, पाचक एंजाइमों का ये कार्य है। अब लिखेंगे जैसे पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्राव भोजन को अमाशय में पचाने का कार्य करता है। यहाँ तक हो जाएगा। एग्जाम्पल भी लिख देंगे, बिल्कुल अच्छा से आपको नंबर मिल जाएगा। अब लिखना है 11 है और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए। डार्विनवाद और लैमार्कवाद, ठीक है, अथवा करके ये है कि पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। किसी एक का हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे आगे लैमार्कवाद और डार्विनवाद का जो है क्या करना था जी, तो संक्षिप्त में बताना था या समझाना था। तो लिखेंगे कि डार्विनवाद में क्या बताया गया है कि डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन और अन्य द्वारा विकसित जैविक विकास का एक सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटी विरासत में मिली विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती है, जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा करने जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, डार्विनवाद। और लैमार्कवाद में आएंगे तो लैमार्कवाद में क्या कहा गया है कि लैमार्कवाद इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान उसमें होने वाले सभी शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, उसकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। उदाहरण के लिए कई बार उपयोग करने पर किसी अंग का जो है विकास होता है। चलिए अब हम यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारा जो मॉडल पेपर था वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।